जो आप वीडियोस देख रहे हो, वो मोटिवेशन है ऑफ कोर्स। आप उनके पीछे का एफर्ट देखो कि जब वो बच्चों के साथ काम करें, कितना एफर्ट लगा रहे, तब उनके बच्चे में इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। जितने भी लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको प्रॉपर अवेयरनेस हो कि मुझे अपने बच्चे का थेरेपी सेशन कैसे प्लान करना है। हेलो एवरीवन, मैं मंजरी राज हूँ। मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैंने अपना बैचलर, मास्टर्स, फेलोशिप, सेंसरी इंटीग्रेशन ये सारी चीज़ें करी। एंड जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उसके पहले एक एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कॉलेज में थी, तो मेरा कॉलेज जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट है। एंड वहाँ पे जो ऑटिज़्म उस टाइम पे 2013-14 में उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे। सो बेसिकली हम में थे कि हम ओटी कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो उस टाइम पे काफ़ी ऑटिज़्म अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था। मैं वो प्रोग्राम तो कर रही थी, पर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि ऑटिज़्म होता क्या है। देन ग्रेजुअली मैंने अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे बहुत सारे क्लिनिक विज़िट करे। वहाँ पे एक क्लिनिक था जहाँ पे मेरे जो 2 सीनियर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। जब यूजुअली क्या होता है, बच्चे आते हैं तो पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, उनको कैसे हैंडल करना है। तब वो सीनियर्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि बच्चे को कैसे देखना है, क्या करना है। आफ्टर दैट मैं हैदराबाद चली गई। हैदराबाद में मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि वहाँ पे मेरे जो डायरेक्टर थे श्रवण सर ने, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई कि ऐसे करना है, वो करना है। और वो ना फर्मली बिलीव करते हैं कि हमें हमेशा लर्न करना चाहिए। वो आज भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए तैयार होते हैं, और वो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया एज़ अ थेरेपिस्ट कि मैं बच्चों के साथ एक रैपो बिल्ड करूँ। बच्चा आता है, हम थेरेपीज़ कराते हैं, बस करते रहते हैं, बट एक रैपो मिस हो जाता है बीच में कि हम एज़ अ थेरेपिस्ट से ज़्यादा हम उनके फ्रेंड बने पहले। बच्चे हमें एक्सेप्ट करें और हमसे सीखने के लिए जो इंटरेस्ट होता है ना, वो मुझे उन्होंने काफ़ी सिखाया। उसके बाद रिसेंटली मैं हैदराबाद से, मेरी एक सीनियर हैं, वही उन्हीं के साथ मैंने काम करना शुरू किया। एंड मैंने ये एक्सपीरियंस किया यहाँ पे, जो बिहार में, मैं बिहार आई हैदराबाद से, और मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आप बोलोगे कि सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज वो बहुत कम है, बट स्टिल लोग काम कर रहे हैं ऑटिज़्म के ऊपर। मैं उन सभी से, और वो पेरेंट्स जो बोलते हैं नहीं मेरा बच्चा तो इनके साथ कर रहा है, आपका बच्चा आज तो कर रहा है इनके साथ, बट कल क्या करेंगे? आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो थेरेपिस्ट हैं वो बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। आप जब ओटी का सेशन कर रहे हो, वो प्रॉपरली ओटी थेरेपिस्ट के साथ ही करो। मेरा एक यही सबसे बड़ा जो चैलेंज है, अभी मैं यही देख रही हूँ। एंड मेरा इनिशिएटिव जो है वो इसी के लिए है बिहार में भी, कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको प्रॉपर अवेयरनेस हो कि मुझे अपने बच्चे का थेरेपी सेशन कैसे प्लान करना है। आज मैं जोश टॉक पे आई हूँ ताकि मैं पेरेंट्स की जितनी भी क्वेरीज हों, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के क्वेश्चंस हों, उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। और इसी रिगार्डिंग मेरे पास जितनी भी कुछ मेरी प्रैक्टिस के ड्यूरिंग जितने क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे पेरेंट्स जो आते हैं, मैं उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकती हूँ। आई कॉन्टैक्ट के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे हम बबल्स ब्लो कर सकते हैं, हम घर में सेंसरी प्ले कर सकते हैं, लाइक चावल, दाल मिक्स कर दिया हमने, उसके अंदर टॉयज़ डाल दिया। आई कॉन्टैक्ट के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बच्चे के लेवल पे बैठना चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर बच्चा है तो मुझे अपोज़िट में उसके बैठना है और उसके आई कॉन्टैक्ट को मिला के काम करना, उसके इंटरेस्ट की चीज़ें ज़्यादा बढ़ानी है। अगर हमें उस बच्चे को बैठ के खेलना है और उसे बबल्स ब्लो अच्छा लग रहा है, तो हम उसके साथ ऐसे खेलेंगे, आओ बैठो हम लोग बबल ब्लो करेंगे, अभी मैम करेंगी, अभी मम्मा करेगी, फिर आप करो। जैसे आई कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है, हमें वो एक्टिविटी वहीं स्टॉप कर देनी चाहिए और वापस से शुरू करनी चाहिए जब वो रेडी है आई कॉन्टैक्ट देने के लिए। आई कॉन्टैक्ट जो होता है वो ऐसे नॉर्मल हमने बुलाया उसे और उसने मुझे देखा, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा, दैट इज़ आई गेज़, कि हमें नहीं पता है कि हमें आई में देखना है। तो वो जो कॉम्प्लायंस आता है वो इसी तरीके से हमें तैयार करनी है कि हम उसके साथ बैठ गए, हमने पज़ल दिया, वाओ! चलो हम बैठ के पज़ल करेंगे। तो हमने सेंसरी प्ले जो होता है, बच्चे को सेंसरी प्ले हर बच्चे को बहुत पसंद है, मर्ड पसंद है। तो हमने मर्ड में कुछ मिक्स कर दिया, वहीं पे हम खेल रहे हैं कि चलो ये मर्ड के अंदर हम खेल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, बालू से खेल रहे हैं, सैंड प्ले बच्चों को बहुत मज़ा आता है, सैंड्स में खेल रहे हैं। तो हम उनके लेवल पे बैठ गए, उनके लेवल पे स्टैंड है। बच्चे को नहीं पता मुझे ऐसे देख के बात करनी है। ऑफ कोर्स वी हैव टू कम एट देयर लेवल, और हमें उनके लेवल पे आके बात करनी है। एंड फिर से वो एक्टिविटी आप शुरू करो। ये नहीं कि बच्चा नहीं देख रहा और हम एक्टिविटी कराए जा रहे हैं, तो वो आई कॉन्टैक्ट आपको हेल्प नहीं करेगा। हम 2 राउंड करें पर बच्चे के लेवल पे काम करें, बच्चे के साथ मिलके काम करें, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है।
मेरे पास अभी रिसेंटली और भी कुछ क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें ये भी क्वेश्चन था कि मेरे जो बच्ची है या बच्चा है, वो उसका स्कूल में एडमिशन हो रहा है। पेरेंट्स अक्सर इस कंप्लेंट्स आते हैं, मैम स्कूल में तो जा रहा है लेकिन स्कूल में अकेले रहता है। वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है। वहाँ पे क्या है, स्कूल में हमें स्कूल के टीचर्स के साथ, हमें बच्चे के साथ विजुअल कार्ड्स, अगेन मैं बोलूँगी कि विजुअल कार्ड का बहुत इम्पोर्टेंस होता है थेरेपी में, बच्चे के को इंडिपेंडेंट बनाने में। तो क्या होता है कि हम बच्चे जा रहे हैं स्कूल, वहाँ पे उन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि वो इनिशिएट नहीं कर रहे कम्युनिकेशन। तो अभी क्या हो रहा है कि वो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। उनको शायद वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, उनके लेवल के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं हैं। वो नहीं समझ पा रहे कि हाँ, मेरे मेरे को यहाँ पे बैठ के इनके साथ खेलना है। वो चीज़ें आप थेरेपी सेंटर पे या घर पे आप 2-3 बच्चों के साथ एक्कोमोडेट करके वो चीज़ें आप सिखाओ, लाइक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। में हमारे सेंटर पे हम थेरेपीज़ के साथ स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाते हैं। जिसमें वही सेम चीज़ हम घर पे और स्कूल में प्रोजेक्ट करते हैं थेरेपीज़ में। हम स्कूल में आ रहे हैं, हमें ये खेलना है, बेसिक्स। हम क्या करते हैं, कभी-कभी बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, हमें बच्चों के साथ क्या करना है और हम एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। वो जो बेसिक है, बच्चे का हाथ पकड़ के आए हम, ये हमने भी अपने स्कूल टाइम से किया है। बट जस्ट बिकॉज़ हमें ये पता चल जा रहा है कि बच्चे को ऑटिज़्म है, अभी वो नहीं कर पाएगा, तो हम शुरू करते हैं अपना टारगेट सेट करना। इंस्टेड ऑफ हम बच्चे की चीज़ों को देखना भूल जाते हैं कि जो वो बच्चे हैं, वो तैयार है स्कूल जाने के लिए? क्या वो समझ पा रही है? हो सकता है वो जो स्कूल का जो क्लास का लेवल है, वो उसको समझ नहीं आ रहा है। वो उसको मेजर चैलेंज आ रही है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। वो नहीं बता पा रही है कि मुझे ये चीज़ अभी नहीं समझ आ रही है, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे बाहर जाना है। यूजुअली खेलना सबको पसंद है और हम लोग अपने घर में बा बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं, ये पढ़ाते हैं ज़बरदस्ती बिठा के कि नहीं ये करना है। ये पता होता है कि हम 10th पास करेंगे, 8 पास करेंगे तो हमारी मम्मा हमें फ़ोन देगी। बट इनको बच्चों को नहीं, ये मेजर कंसर्न है हमारे ऑटिज़्म केसेज़ में, उनको उनको प्रोडक्टिविटी नहीं पता होती कि हम ये काम करेंगे तो क्या अचीव करने वाले हैं। तो वहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट, लाइक आज तुमने अच्छा स्कूल में इंटरैक्ट किया, हमने स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो स्टार्ट किया उसमें आप उनको बताओ ये सारी चीज़ें कि हमें बच्चों के साथ ऐसे बैठना है, हमें बैठ के प्ले करना है उनके साथ, उनको बुला के लाना है, उनके साथ खेलना है, उनके साथ खेलने के साथ फिर क्लास में बैठना है, बुक्स एक्सचेंज करनी है, बुक्स निकाल के उनसे लेना है, कैसे इंटरैक्ट करना है, वो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा तैयार हुआ है या नहीं। उसके बाद आप उनको स्कूल भेजो। हो सकता है कि वो क्लास 1 में है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसको थोड़ा और टाइम दो उस चीज़ को समझने के लिए, ना कि आप उसे ज़बरदस्ती भेजो। अदरवाइज़ उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो काफ़ी लो हो जाता है। बच्चों में जो है ना, अगर वो उनसे कोई काम नहीं हो रहा है, उनको लगता है ये मुझसे नहीं होगा। और इस वजह से वो बाहर चली जा रही है और बाहर जाके ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लास में बैठना। मेरे पास ऐसे भी सवाल आते हैं एक हैंड विजिटिंग का, या बच्चा जो है वो स्टिम कर रहा है, वो कहीं इधर-उधर देख रहा है। तो क्या होता है कि हम बहुत टाइम से थेरेपी करा रहे हैं। मेरे पास एक बच्चा है जो बार-बार कंटीन्यूअसली आता है। अभी नया आया, लाइक ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ से आया। वो इंस्टेंटली वो ऐसे-ऐसे बिहेवियर्स दिखाता है। लाइक जब भी वो एंटर करता है, वो हैप्पी होता है, स्लाइड है, झूला है। जैसे ही हम आते हैं या वो हमें देखता है, तो व्हाट ही डज़ इज़ कि वो स्टार्ट करता है अपना कोपिंग मैकेनिज़्म, जिसको बोलते हैं कि हम भी कुछ करते हैं, लाइक हमने पेन लिया और वी स्टार्ट स्ट्रीमिंग जब हम खाली बैठते हैं तो, या हम कहीं नई जगह जा रहे हैं या हमें नहीं पता कि हम इसके आगे क्या करने वाले हैं और हमें छोड़ दिया जाए। तो वो एक जो होता है ना, वो सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक है, जिसको हम एज़ अ ओटिस में सेंसरी इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं, अपने आप को काम डाउन करने के लिए। बहुत से सेंसरी इश्यूज़ आते हैं, कुछ टैक्टाइल से रिलेटेड होता है, कुछ प्रोप्रियोसेप्शन से रिलेटेड होता है, कुछ वेस्टिबुलर से रिलेटेड होता है। सम टाइम इन सब में टैक्टाइल इश्यूज़ जो होता है, उसकी वजह से बच्चे बार-बार टच करेंगे, फिज़िटिंग होता है। ये होता है हमारे साथ, बच्चों के साथ भी होता है। उनको नहीं पता, वो जैसे एंटर करेंगे, सम टाइम विल सी सम विल शाउट, ऐसे रोना शुरू कर देंगे, कुछ सामान उठा के फेंकना शुरू कर देंगे। वहाँ पे क्या होता है कि हमें ये सेंसरी प्रोफाइल करके देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का जो सेंसरी जो रेशियो आ रहा है वो कितना है और कितनी नीड है, वो बहुत ज़रूरी है। जब हम लॉन्ग टर्म पे थेरेपीज़ कर रहे हैं, क्या होता है बेसिकली, अभी मैंने रिसेंटली ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है लास्ट 1 ईयर में, जब मैं हैदराबाद से बिहार आई थी। जब मैं हैदराबाद से बिहार आई तो मैंने देखा कि कंटिन्यू थेरेपी बच्चों के चले जा रहे हैं, सेम थेरेपिस्ट के साथ चले जा रहे हैं, सेम एक्टिविटी चला जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, जब हम सेम चीज़ कराते हैं, तो हमारा ब्रेन अडैप्टेड है। आप सेम रूटीन फ़ॉलो करो, आपको पता है इसके बाद तो ये करना है, इसके बाद तो ये करना है, आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट चला जाएगा तो आपकी जो ब्रेन है, वो लर्न स्टॉप हो जाता है। उनको पता है हाँ, ये करना है। दैट्स अ नॉर्मल रिफ्लेक्स जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। जब हम थेरेपीज़ में थेरेपिस्ट चेंज करते हैं या थेरेपिस्ट जब कोई नई चीज़ें
एक्टिविटीज़ कराते हैं तो बच्चों को, पेरेंट्स को और थेरेपिस्ट को खुद को ये इंटरेस्ट आता है कि मुझे ये काम करना है। हैंड फिजिटिंग सपोज़ बच्चा कर रहा है, क्या कहते हैं थेरेपिस्ट कहते हैं, मत करो। थेरेपिस्ट पेरेंट्स को बोलते हैं आप जब हैंड फिजिटिंग कर रहे हैं तो उसको मना करो। क्यों मना करना है? नहीं मना करना है बिकॉज़ इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, वो अपने आप को कहीं तो बैलेंस करेगा। हमें ये देखना है कि वो जो हैंड फिजिटिंग है क्या प्रोप्रियोसेप्शन की नीड ज़्यादा हो रही है या टैक्टाइल की नीड ज़्यादा हो रही है कि वो बच्चा जो है वो ऐसे कर रहा है। सो वी कैन चेक इट आउट थ्रू सेंसरी प्रोफाइल। उसके अलावा हमें उसको रोकना नहीं है। हमें उसके अल्टरनेट में कुछ निकालना है। अच्छा, आपको हैंड्स फिजिटिंग करने का मन कर रहा है तो चलो स्ट्रेस बॉल दे दिया, कुछ हमने प्रेस करने के लिए दे दिया। जैसे एक बलून का पंप आता है जो दोनों साइड से प्रेस किया जाता है। तो आप बच्चे को वो दो और बोलो अच्छा ठीक है चलो तुम इसको प्रेस करो। सम टाइम आप बच्चों को ये बोल सकते हो, मैं बोलती हूँ, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं जब बच्चे वैसे थेरेपीज़ में भी फ्री बैठते हैं, तो जैसे 2 मिनट का टाइम मिला, 2 सेकंड का टाइम मिला, बच्चे हैंड फिजिटिंग करना शुरू कर दिए। तो हम कहते हैं कि आप एक काम करो, जो हैंड्स है, वो बॉल लेकर आओ या बॉल को प्रेस करो या कुछ स्टफ़ी टॉयज़ दे दिया। सम टाइम वो जो स्ट्रेस का बॉल होता है, उसके टेक्सचर बहुत अच्छे होते हैं। सेंसरी प्ले दे दिया उन्हें, या हम बोलते हैं कि आप हैंड्स को पॉकेट में डाल लो। तो उनको ये पता होता है कि ठीक है ये करना है, उसके बाद हम काम डाउन हो जाएँगे। तो उसके अल्टरनेट में जब हम बोलेंगे, तो वो उस चीज़ को धीरे-धीरे कम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी थेरेपीज़ की एक्टिविटीज़ का बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक दिन नया होना चाहिए, नहीं। आपके बच्चे को जब आपने एक एक्टिविटी न्यू दिया और वो उस चीज़ को कर रहा है, तो उसके बाद आप उसमें नई चीज़ें ऐड करो। ऑफ़ कोर्स हम सेटअप चेंज नहीं कर सकते, बट हम उसी एक झूले को हमने यूज़ किया, तो हम उसपे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा सकते हैं कि चलो तुमने बैठ के किया, तुमने बेंड होके इस झूले पे किया, तो नेक्स्ट तुम उस झूले पे स्टैंड होके कर सकते हो। उस झूले पे तुम साइड से बैठ के कर सकते हो। तुम आज इस तुमने ये पज़ल कर लिया, तुम्हें आता है, अब तुम कोई नई चीज़ ट्राई करो। सपोज़ बॉल बॉल उठाओ और उसको फेंको। जब हम नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो सेंसरी नीड होता है, वो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेता है। बेसिकली क्या होता है, अभी जब बच्चे आ रहे हैं थेरेपी रूम में और बच्चों के साथ जैसे हम एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम काम कर रहे हैं, तो बच्चे आ रहे हैं, उनको वो अवेयर नहीं है वो वहाँ से फर्स्ट सेशन है या सेकंड सेशन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-4 सेशन चले गए, 1 वीक हो गया, फिर भी बच्चा रो रहा है। बेसिकली होता है उसकी इंटरेस्ट की एक्टिविटी नहीं होगी। हम क्या करते हैं, समटाइम बच्चा आता है, हम खुद टारगेट कर लेते हैं कि हमें बच्चों से ये काम कराना है। तो वो हम ये नहीं देख रहे कि बच्चे ने क्या इंटरेस्ट लिया है। जब हम बच्चे के इंटरेस्ट पे काम करते हैं तो बच्चा नहीं रोता है। बट थेरेपिस्ट एज़ अ थेरेपिस्ट क्या होता है कि वी आर फोर्सिंग बच्चों को नहीं करना है, पेरेंट्स का भी होता है कि सर वो नहीं कर रहा है, मैम वो नहीं कर रहा है। उस टाइम पे वो जो चैलेंज आता है थेरेपिस्ट के लिए, वो सोचते हैं नहीं ये एक्टिविटी है अब हम इसको कंप्लीट ही कराएँगे। सो दिस इज़ द मेजर चैलेंज दैट हैपेंस कि बच्चे के इंटरेस्ट पे उसका क्या नीड है, उनको क्या चाहिए, उस चीज़ को नहीं देखा जाता है। एंड वी आर जस्ट ट्राइंग कि नहीं हमने डिसाइड कर लिया बच्चा उसके लिए कैपेबल है, तैयार है, नहीं है, वो लर्न कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो हम नहीं देख रहे हैं, हम बस कराए जा रहे हैं। तो दैट इज़ अ मेजर चैलेंज, जिसकी वज़ह से बच्चा जो होता है वो रोने लगता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस चीज़ को, क्योंकि उसे भी वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मेरे साथ फ़ोर्स किया जाता है। एंड इट्स अ नॉर्मल साइकोलॉजी कि हम बच्चे को फ़ोर्स कर रहे हैं, या किसी को भी आप बोलोगे कि नहीं करना है, इफ यू आर फोर्सिंग इट, तो बच्चा आउट ऑफ इमोशन बिकॉज़ ही कैन नॉट कम्युनिकेट, वो बोल नहीं पा रहा है उस चीज़ को, वो रेजिस्टेंस में ही स्टार्ट क्राइंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये पेरेंट्स के साथ भी होता है। हम उनको अगर कोई होम प्लान दे रहे हैं या कुछ करा रहे हैं, तो क्या होता है कि बच्चा जैसे ही घर पहुँचता है, घर पे कराते हैं, तो पेरेंट्स ने सोच लिया, टारगेट सेट कर दिया, नहीं हमें करा के ही छोड़ना है। इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा ही ऐसा रिएक्शन दिखाते हैं थेरेपीज़ और घर पे एट अ एक्टिविटी टाइम। बहुत से ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो वर्चुअल ऑटिज़्म के लिए हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने क्या किया है, दे आर वर्किंग, या फिर उनको उनके पास कोई भी ऐसा काम है, फादर वर्किंग है, मदर को घर देखना होता है, या उनको घर की चीज़ें मैनेज करनी होती है, या बच्चा बहुत रो रहा है, परेशान कर रहा है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा वो क्या करते हैं, वो फ़ोन दे रहा है। तो वो बच्चा का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक तो वर्चुअल ऑटिज़्म में क्या है कि बच्चा जो है वो सोशली आउट जो होता है, जैसे 3 साल का बच्चा है या वो 2 साल का है या 4 साल का है, उनका कॉमन गोल क्या है? प्ले करना। वो खेलने नहीं जा पा रहे हैं, वो अभी अपने आप को लिमिट कर लिए हैं फ़ोन में। तो फ़ोन में लिमिट कर लिए, इट मीन्स सराउंडिंग इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। अभी वो बाहर पार्क में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके हिसाब से उन्हें अभी एज़ अ ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करना चाहिए। प्ले थेरेपी उनके साथ करना चाहिए, जहाँ पे बच्चे जो हैं उनका ग्रॉस फाइन, उनका अटेंशन, उनका जो आई कॉन्टैक्ट है, ये सारी चीज़ें वो समझे।
और उनको रिगरस थेरेपी नहीं कराना है। दे हैव टू प्लान आउट कि बच्चे का जो प्रोडक्टिव टाइम है वो लर्निंग का हो, ये नहीं ज़बरदस्ती कुछ हम प्लान कर रहे हैं। और इसमें बच्चे का इंटरेस्ट, वी कैन आस्क बच्चे बच्चे को थ्रू विजुअल कार्ड हम हर एक चीज़ की फ़ोटो निकाल सकते हैं। हम पार्क जा रहे हैं, हम मॉल जा रहे हैं, हम खेलने जा रहे हैं, हमें अभी यहाँ पे जाना है, स्कूल जाना है, प्ले किंडरगार्टन जाना है, पार्क ये जाना है, दादा-दादी के साथ घूमने जाना है। तो ये जो सारी चीज़ें साइक्लिंग करनी है, ये सब बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ना कि बस हमने उस बच्चे को पूरी थेरेपीज़ में डाल दिया एंड आउट ऑफ दैट वो जो नॉर्मल प्ले कर सकता है घर में, कार्ड्स खेलना है उसे या फिर जो भी खेलना है, स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो करना है और उसके साथ जितना ज़्यादा खेल सकते हो आप, जितना ज़्यादा उसके साथ आप बाहर जा सकते हो, उसको सोशली इन्वॉल्व कर सकते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास अक्सर ये सवाल आता है जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे पास अभी पेरेंट्स आते हैं ये बोलने के लिए कि मेरे बच्चे को स्पीच नहीं है, वो बैबल कर रहा है, वो सम साउंड्स निकाल रहा है। जैसे एक बच्ची है वो साउंड्स निकालती है बट बैबलिंग का है, बट शी कैन नॉट टॉक, वो बात नहीं कर पा रही है। तो एज 9 इयर्स स्पीच पे हम अभी फोकस करना इज द प्रायोरिटी, या उसके कम्युनिकेशन पे, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमें ये समझना होगा कि स्पीच जो है वो डेवलपमेंट टाइम लेगी अपने हिसाब से। जब ब्रेन डेवलपमेंट होगा, बच्चे की सेंसरी जो नीड्स होती है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ों की बच्चों की डेवलपमेंट होती है वो सारी चीज़ें सेंसरी इंटीग्रेशन, यानी उनके जो सेंसेस होते हैं हमारे बॉडी में 8 सेंसेस, उनके जो कोऑर्डिनेशन होते हैं उस पे डिपेंडेंट होता है। तो जो 9 इयर्स के या 10 इयर्स के बच्चे होते हैं जो अपने आप ऑलरेडी एज जो है वो डेवलपमेंट का वो क्रॉस कर रहे हैं, वो ये हो रहा है, उनके साथ हमें कम्युनिकेशन पे काम करना है। लाइक रिसेंटली अभी जब मैंने अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जर्नी में एएसी एएसी में आवाज़ ऐप का और पैरेलल टॉक का और विजुअल कार्ड का इम्पोर्टेंस समझा है एंड मैंने अपने बच्चों पे इम्प्लाई किया है। तो कम्युनिकेशन इज़ द मेजर टास्क जिस पे पेरेंट्स को, थेरेपिस्ट को काम करना है। हमें ये बताना है कि इट्स ओके तुम्हारे पास स्पीच नहीं है, इट्स ओके, दैट्स फाइन। हमें उसकी नीड्स को बताने के लिए उसे सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम थ्रू आवाज़ ऐप, जो भी आवाज़ ऐप है इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, वो बताओ। या विजुअल कार्ड्स आप उसको दे सकते हो, जेस्चर सिखा सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वॉशरूम जाना है, तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें और कुछ चाहिए। तो थ्रू जेस्चर, थ्रू एएसी आवाज़, इन सब चीज़ों से बच्चे जो हैं वो कम्युनिकेट करें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं पेरेंट्स को यही कहूँगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक पार्ट है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है बच्चे की लर्निंग के लिए, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो एक पार्ट है सेंसरी इंटीग्रेशन का, एज़ बीइंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं। तो उसमें जो एक पार्ट है उसमें हमें बच्चों के साथ जब हम खेल रहे हैं तो आप अपने थेरेपिस्ट के साथ, आप अपने बच्चों के साथ पहले प्ले करो। ना कि बस ओटी में जाना है, ये काम खत्म कर देना है, वो झूले पे बैठ जाना है, वो बॉल के साथ जंप कर लेना है, वो सिर्फ़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं है। आप ये चीज़ खुद आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बात करो, आप और भी जो प्ले थेरेपी है, उनसे इंटरैक्ट करो और बच्चों के साथ नई चीज़ें ट्राई करो। उनको नया एक्सपोज़र दो। हर 3 मंथ्स में इवैल्यूएशन एक सेंसरी प्रोफ़ाइल का ज़रूर करो कि आपको पता चले कि मेरा बच्चे का जो सेंसरी नीड है वो कहाँ पहुँचा है और क्या चाहिए। वो हर टाइम बदलता है। हर दिन जो नई सुबह होती है, तो हमारा भी मूड स्टेबल नहीं होता, तो हमारे बच्चे का कैसे होगा? उस हिसाब से जो हमारा सेशन प्लान होना चाहिए वो हर एक दिन बच्चे की नीड पे होना चाहिए। ये कहीं भी नहीं होता है कि हमारी नीड से होना चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए, ये आप ज़रूर देखो और मैं पेरेंट्स को यही कहूँगी कि आप अपने बच्चे की जो नीड है उसको समझ के काम करो, आपको ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा। नीदर कि आपने एक्सपेक्ट कर लिया, मुझे ये कराना है बच्चे को। 1-2 पेरेंट्स हैं जो यहाँ के सारे वीडियोज़ देखते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया देखना और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ कि बाहर क्या हो रहा है। बिकॉज़ क्या होता है समटाइम एज़ अ थेरेपिस्ट हम लिमिटेड हो जाते हैं बच्चों के साथ। मैं छोटे बच्चों के साथ काम कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो बच्चे बड़े होके क्या करेंगे। तो जो स्टॉक का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिला कि बच्चे जब बड़े होते हैं, तो पेरेंट्स जो है वो एफ़र्ट कर रहे हैं, बच्चों की जर्नी अच्छी हो रही है। ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत मज़ेदार लगा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके इनके साथ इंटरैक्ट करने में। तो जो स्टॉक में मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स जो आप वीडियोज़ देख रहे हो, वो मोटिवेशन है ऑफ कोर्स, आप उनके पीछे का एफ़र्ट देखो, कि जब वो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, कितना एफ़र्ट लगा रहे हैं, तब उनके बच्चे में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। सिर्फ़ थेरेपीज़ नहीं, पेरेंट्स, थेरेपी, एनवायरनमेंट, सोशल टुगेदर, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है मेंशन करना। तो ये सारी चीज़ें जब बहुत बैलेंस वे में चलती है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। थैंक यू दोस्त। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children.
I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.